Today we are going to understand the theory of pattern variables. Theory of pattern variables given by Talcott Parsons. See, this theory of pattern variables explain how people make choices. What does it explain? How people make choices in social relationships and roles. In social relationships and roles. It shows the basic value orientations that guide human behavior in society. It shows the basic value orientation that guide human behavior in society. That guide human behavior in society. ठीक है, क्या मतलब है थ्योरी ऑफ पैटर्न वेरिएबल का कि कैसे जो लोग हैं वो अपनी चॉइसेस बनाते हैं सोशल रिलेशनशिप्स और रोल्स में, और यही जो चॉइसेस एक इंसान लेता है, जो लोग लेते हैं, वो उनके बिहेवियर को गाइड करती है, उनके बिहेवियर को, उनको, उनकी पर्सनालिटी को मोल्ड करती है. ठीक है, तो उसने 5 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट चॉइसेस बताए हैं. ही एक्सप्लेन्ड, ही हु Talcott Parson. So he explained this through 5 pairs of opposite choices called pattern variables. तो इसे पैटर्न वेरिएबल्स कहते हैं. ठीक है, जो उसने 5 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट चॉइसेस बताए हैं, इसे ही पैटर्न वेरिएबल्स कहते हैं. ठीक है, और पार्सन का मानना था, ही डिफाइंड पैटर्न वेरिएबल्स एज द फंडामेंटल dilemmas that actors face in any situation. And they exist in 5 pairs. ठीक है, और ये 5 पेयर्स में एग्जिस्ट करती है. ओके, देखो, थ्योरी ऑफ पैटर्न वेरिएबल्स जो टैलकॉट पार्सन ने दी है, वो क्या समझाना चाहता है इससे. बेसिकली वो कह रहा है कि हर एक इंडिविजुअल वाइल परफॉर्मिंग अ सोशल रोल, कोई भी अगर इंडिविजुअल है, ठीक है, वो कोई सोशल रोल को परफॉर्म कर रहा है, एनी सोशल रोल को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसे चूज करना है. ही हैज टू चूज, दिस इंडिविजुअल हैज टू चूज बिटवीन 2 ऑपोजिट वेज ऑफ बिहेविंग. ही हैज टू चूज बिटवीन 2 ऑपोजिट वेज ऑफ बिहेविंग. ठीक है, देखो, उसकी जो चॉइसेस है ना, वो कैसे चूज करेगा. इट विल डिपेंड ऑन कल्चर. वो किस कल्चर में रहता है तो किस चॉइस को चूज करेगा, किस सोशल नॉर्म्स में रहता है, क्या सोशल नॉर्म्स उसकी सोसाइटी वैल्यू करती है. हर सोसाइटी को, आपको पता है, हर सोसाइटी का एक अलग वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यूज, अलग सेट ऑफ बिलीव्स रहता है. ठीक है, क्या सिचुएशन रहती है कि उसे इस टाइप ऑफ बिहेवियर को चूज़ करना पड़ा. पर्सनल वैल्यूज़ क्या हैं उसकी. ठीक है, वो पर्सनली, उसको घर में जो पर्सनल वैल्यूज़ क्या होते हैं, वो खुद एक एज एन इंडिविजुअल किन वैल्यूज़ में बिलीव करता है. और मोस्टली क्या होता है, आपकी जो पेरेंटिंग होती है, पेरेंट्स बहुत अच्छे से कंडीशनिंग अपने बच्चों की करते हैं. ठीक है, और पेरेंट्स ने किस तरह की वैल्यूज़ इम्बाइब कराई हैं बच्चों में, लेकिन जैसे जैसे दे स्टार्ट ग्रोइंग अप, 20s के 22, 25, उनकी पर्सनल वैल्यूज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती है, क्योंकि अब उनको अपनी समझ भी है. ठीक है, अब वो खुद भी सोच समझ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं. अभी जैसे आप देखोगे, एट द एज ऑफ 18 यूजुअली चिल्ड्रन गेट देयर ओन फोन्स, कि 12th कर लिया, कॉलेज में आगे फ़ोन्स मिल गए, बड़ा नॉर्मल हो गया है. ठीक है, तो फ़ोन्स पे आप कितना डेटा कंज्यूम करते हो, है ना. फ़ोन्स आपके 24 घंटे आपके हाथों में रहते हैं. आप यूट्यूब देखते हो, आप इंस्टाग्राम देखते हो, आप फेसबुक देखते हो, एंड यू नो हैव गैदर दिस नॉलेज
जो भी आपके अराउंड चल रहा है, आपके न्यूज़ के थ्रू आपको पता चलता है, बहुत सारी जो आजकल मीम्स बनते हैं उनके थ्रू पता चलता है, अलग अलग आप अभी जैसे एक पेंगुइन, निहिलिस्ट पेंगुइन का बहुत ये वायरल हो रहा है यूट्यूब पे, आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, मीम्स बन रही हैं। तो ये क्या है, अब आपको एक निहिलिस्ट वर्ड के बारे में पता चला, पेंगुइन की स्टोरीज को आपने डिस्कवर किया, तो आप अपना नॉलेज कैसे शेप अप कर रहे हो। तो यानी कि जब आप जैसे जैसे बड़े होते हो आपकी पर्सनल वैल्यू स्ट्रांग होने लगती हैं, ठीक है। तो क्या है, टैलकॉट पार्सन का मानना था कि हर एक इंडिविजुअल वाइल परफॉर्मिंग अ सोशल रोल ही हैज टू चूज बिटवीन टू ऑपोजिट वेज ऑफ बिहेविंग। ओके, नाउ लेट्स सी क्या 5 पैटर्न वेरिएबल्स बताए हैं, विच आर दोज 5 पैटर्न वेरिएबल्स दैट आर एक्चुअली डिस्कस्ड बाय टैलकॉट पार्सन। ठीक है, सबसे पहला है एफेक्टिविटी। द वेरी फर्स्ट इज एफेक्टिविटी, एफेक्टिविटी versus affective neutrality, affective neutrality. Okay, let us understand this. देखो, affectivity हो गया हमारे emotions, और यहाँ affective neutrality लगा दिया है, यानी कि न्यूट्रल रहना, कंट्रोल्स ऑफ इमोशन। आप कंट्रोल क्या कर रहे हो, अपने इमोशंस को, कंट्रोल ऑफ इमोशंस, ठीक है। एफेक्टिविटी क्या होता है, जब आप अपने इमोशंस को बहुत फ्रीली दिखाते हो, ठीक है, लव, केयर, कोई भी चीज़, कोई भी इमोशन, आपका हेट्रेड हो गया, आपका लव हो गया, आपका सैडनेस होगी, आप बहुत ज़्यादा क्या दिखा रहे हो, उसे शो कर रहे हो इमोशन को, ठीक है। तो एफेक्टिविटी को आप इस तरीके से लिख सकते हो कि शोइंग इमोशंस फ्रीली, शोइंग इमोशंस फ्रीली, फ्रीली। एग्जाम्पल, लव एंड केयर इन फैमिली रिलेशनशिप्स, फैमिली रिलेशनशिप्स में लव एंड केयर रहता है, ठीक है। अफेक्टिव न्यूट्रलिटी क्या होता है, कंट्रोलिंग इमोशंस, कंट्रोल ऑफ इमोशंस लिख लीजिए या कंट्रोलिंग इमोशंस लिख लीजिए, इमोशंस को कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल, एक जज है, एक जज है, वो कोई भी जजमेंट दे रहा है, तो जब भी वो कोई जजमेंट देता है ना, उसमें उसकी कोई पर्सनल फीलिंग अटैच नहीं होती है, वो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ फेयर, व्हाट इज़ अनफेयर, उसमें डिस्कस करता है, और उसका कोई पर्सनल एसोसिएशन नहीं रहती, कोई पर्सनल फीलिंग नहीं रहती है किसी भी केस के साथ, ठीक है। तो एक जज जो है जजमेंट दे रहा है विदाउट पर्सनल फीलिंग्स, विदाउट पर्सनल फीलिंग्स, बिना किसी पर्सनल फीलिंग से अटैच हुए वो एक जजमेंट दे रहा है। यानी हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, द राइट वे टू नाउ राइट दिस इज, इट रेफर्स टू द डिलेमा। देखो, आंसर्स जब आपको लिखने ना, तो आपको एक कहते ना, एक आपका देयर इज दिस वे ऑफ राइटिंग द आंसर्स। सो आंसर इस तरीके से लिखा जाता है, ये आपके समझने के लिए है, आप लिख ऐसे भी सकते हैं, देयर इज नो नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट जो राइट वे है टू एक्चुअली डिस्क्राइब दीज थिंग्स, एक प्रॉपर डेफिनेशन, एक प्रॉपर स्टेटमेंट को लिखना। इट रेफर्स टू द डिलेमास बिटवीन इमोशनल अटैचमेंट, एक इमोशनल अटैचमेंट, यानी कि अफेक्टिविटी, यहाँ लिख लीजिएगा, ये अफेक्टिविटी है, अफेक्टिविटी, ठीक है। इमोशनल अटैचमेंट एंड इमोशनल डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट, यानी कि एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है और वो इस डिलेमा में पड़ता है, उसको कौन सा चूज करना है, इमोशनली अटैच रहना है या इमोशनली डिटैच रहना है। एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, एक जज है, वो हमेशा इमोशनली डिटैच रहता है किसी भी केस से, ठीक है, और वहीं पर कोई फैमिलियल लव, फैमिलियल केयर, अफेक्शन आप शो करते हो, उसमें इमोशन से भरे होते हो आप, ठीक है। ओके, सेकंड कम्स सेल्फ ओरिएंटेशन वर्सेस कलेक्टिव ओरिएंटेशन। सेल्फ ओरिएंटेशन वर्सेस कलेक्टिव ओरिएंटेशन। नाउ व्हाट डज दिस मीन? देखो, सेल्फ ओरिएंटेशन हमारा सेल्फ इंटरेस्ट हो गया, सेल्फ ओरिएंटेशन इज सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है।
कलेक्टिव ओरिएंटेशन हो गया ग्रुप का इंटरेस्ट, ठीक है, किसी भी ग्रुप का इंटरेस्ट, ठीक है. सेल्फ ओरिएंटेशन कुड बी लाइक थिंकिंग अबाउट पर्सनल बेनिफिट, थिंकिंग अबाउट पर्सनल बेनिफिट, आप खुद के पर्सनल बेनिफिट के बारे में सोच रहे हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप अपना सोच रहे हो, हम इस तरीके की एग्जाम्पल ले लेते हैं. चूजिंग अ जॉब, आपने एक जॉब चूज की, चूजिंग अ जॉब ओनली फॉर हाई सैलरी, ओनली फॉर हाई सैलरी, यानी आपने बाकी एस्पेक्ट्स, चाहे कोई भी एस्पेक्ट हो, ग्रुप का एस्पेक्ट हो, किसी और इंडिविजुअल का एस्पेक्ट हो, फैमिली का एस्पेक्ट हो, उसको कंसिडर ना करके आपने अपने बारे में सोचा कि मुझे ये जॉब चाहिए क्योंकि यहाँ पर हाई सैलरी, आई वॉन्ट दिस जॉब. सो आई एम थिंकिंग जस्ट अबाउट मी, आई एम नॉट थिंकिंग कि मेरी फैमिली को ये जगह पसंद आएगी, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ वेदर दे विल लाइक इट और नॉट, मेरी फैमिली या कोई भी इंसान, कोई भी फ्रेंड, आप अपना सोच रहे हो. तो थिंकिंग अबाउट पर्सनल बेनिफिट, आप अपना खुद का सोच रहे हो, जो आज की सोसाइटी में बहुत अच्छा है एक इंसान के लिए कि वो अपनी ग्रोथ को, मतलब चाहे लड़का हो या लड़की हो, एवरीवन शुड फर्स्ट प्रायोरिटाइज देयर ग्रोथ, कि किस तरीके से वो एक अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है. सेकेंड कम्स कलेक्टिव ओरिएंटेशन. कलेक्टिव ओरिएंटेशन क्या होता है? थिंकिंग अबाउट सोसाइटी, आप सोसाइटी का सोच रहे हो, थिंकिंग अबाउट सोसाइटी और ग्रुप. एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक टीचर वर्किंग फॉर स्टूडेंट्स वेलफेयर, अ टीचर वर्किंग फॉर स्टूडेंट्स वेलफेयर. नाउ टीचर जो है वो अपना नहीं सोच रही है, वो सोच रही है कि मैं बच्चों का किस तरीके से भला करूं, है ना. तो अगर आप देखोगे टीचर्स, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेंटोर्स हैं जो बहुत डेडिकेटेड होकर बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका खुद का बेनिफिट नहीं होता है, स्टिल दे लव टीचिंग, तभी वो जब कहते हैं ना दे लव टीचिंग, सो इट मीन्स दैट, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पर्टिकुलरिज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म, थ्योरी ऑफ पैटर्न वेरिएबल्स का ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है. ओके, पर्टिकुलरिज्म का क्या मतलब होता है? कोई भी देखो, पहले तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, पर्सनल रिलेशंस, पर्टिकुलरिज्म हो गया पर्सनल रिलेशंस, वर्सेस यूनिवर्सलिज्म इज जनरल रूल्स, ठीक है. ये मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, ठीक है. लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इट्स लाइक ईजी टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट. पर्टिकुलरिज्म इज हो गया पर्सनल रिलेशंस, ठीक है. यूनिवर्सलिज्म हो गया जनरल रूल्स, ठीक है. सो व्हाट इज पर्टिकुलरिज्म? स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर क्लोज पीपल, आप स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो क्लोज पीपल को, ठीक है. यानी कि आपके कुछ पर्टिकुलर लोग, हम कहते हैं ना ये मेरे कुछ लाइफ के पर्टिकुलर लोग हैं, बहुत करीब हैं, ठीक है, तो आप उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो. एग्जाम्पल ले लो, हेल्पिंग अ फ्रेंड इन एग्जाम्स, हेल्पिंग अ फ्रेंड इन एग्जाम्स, आप एग्जाम में किसी फ्रेंड की हेल्प कर रहे हो, तो वो आपकी बहुत बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं या फिर बहुत क्लोज टू योर हार्ट, तो आप उनकी एग्जाम में भी हेल्प करते हो. नेक्स्ट इज यूनिवर्सलिज्म विच इज जनरल रूल्स, लाइक इट मीन्स सेम रूल्स फॉर एवरीवन, सेम रूल्स फॉर everyone. Example is law applies equally to all. Law applies equally to all, चाहे कोई भी हो, equally जो है लॉज हर किसी को अप्लाई किए जा रहे हैं, ठीक. हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इट रेफर्स टू द डिलेमा पर्टिकुलरिज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इट रेफर्स टू द डिलेमा between traditional roles, traditional values, traditional beliefs, and modern and rational values. ठीक है. नेक्स्ट कम्स ascription versus achievement. नेक्स्ट है हमारा ascription वर्सेस अचीवमेंट. देखो, एस्क्रिप्शन आपका स्टेटस बाय बर्थ क्या है, बचपन में आप जब पैदा हुए तब से आपका स्टेटस क्या है. अचीवमेंट होता है जो आपने अचीव किया अपने एफर्ट से, ठीक है. स्टेटस बाय एफर्ट, ठीक है. आप बर्थ से क्या हो वो यहाँ पर आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा, अपने एफर्ट्स, अपने हार्डवर्क डाले, उससे आपने क्या अचीव किया,
ठीक है। सो एस्क्रिप्शन इज स्टेटस बेस्ड ऑन बर्थ। क्या मतलब है इसका? स्टेटस बेस्ड ऑन बर्थ। ओके, एग्जाम्पल हो गया, कोई रॉयल फैमिली से है, चाहे वो निकम्मा ही क्यों ना हो, बट वो अगर किसी रॉयल फैमिली में पैदा हुआ है, किसी राजे का बेटा है या कोई भी, तो उसे हम उसी नज़र से देखते हैं कि यार नहीं, ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, ये राजा का बेटा है या ये बहुत बड़ी फैमिली का बेटा है। ठीक है। किसी जैसे अभी आप सेलिब्रिटीज़ देख लो, तो उनको भी ना आज के जनरेशन बहुत सेलिब्रिटीज़, अगर वो सेलिब्रिटीज़ हैं, बच्चों ने कुछ नहीं भी किया है, स्टिल उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट में आप 10-10 मिलियन फॉलोअर्स देखो, 20-20 मिलियन फॉलोअर्स देखो, उन्होंने शायद कुछ किया भी नहीं हो, कुछ अचीव किया भी नहीं हो, इट्स ऑल ड्यू टू देयर पेरेंट्स वर्क। बट क्या है कि आप उसको किस नज़र से कंसिडर करें कि इनका बर्थ ही उस हाई रॉयल्टी फैमिली में हुआ है। और कास्ट का हमें भी पता है, जैसे ब्राह्मण्स हैं, तो ब्राह्मण्स को किस तरीके का एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था। ठीक है। और जो शूद्रास होते थे उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट, क्योंकि एस्क्रिप्शन, उनका स्टेटस क्या है बाय बर्थ। ठीक है। नेक्स्ट इज अचीवमेंट, स्टेटस बेस्ड ऑन मेरिट एंड वर्क। आपके मेरिट, आपके वर्क, चाहे वो एक फार्मर का ही बेटा हो, बट वो अगर IAS ऑफिसर बन गया, फार्मर का बेटा था, अब उसको फार्मर के बेटे से नहीं जाना जाएगा, नाउ ही विल बी कंसिडर्ड एज एन IAS ऑफिसर। ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो एग्जाम्पल कि बिकमिंग एन ऑफिसर थ्रू एग्जाम्स। ठीक है। सो द लास्ट पॉइंट इज लेफ्ट, लेट्स कंप्लीट दैट ऑल्सो, which is specificity versus diffuseness. So specificity means limited role and diffuseness is multiple roles. ठीक है। So limited roles versus multiple roles. Specificity क्या होता है? Relationship is limited to one purpose. Limited to one purpose. For example, डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन देख लेते हैं, डॉक्टर और पेशेंट का। ठीक है। सो द डॉक्टर एंड पेशेंट का रिलेशनशिप इट इज लिमिटेड टू वन पर्पस, बिकॉज डॉक्टर क्या है, उसका काम क्या है, पेशेंट को देखना। तो यहाँ एक स्पेसिफिसिटी है, एक स्पेसिफिकनेस है। स्पेसिफिक समझ रहे हो ना, एक पर्टिकुलरिज्म चीज़ हमें यहाँ देख रही है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर रोल को किया जा रहा है। डिफ्यूजनेस होता है मल्टीपल रोल्स, यानी कि रिलेशनशिप जो है वो वाइड है, रिलेशनशिप is wide and emotional, wide और emotional relationship है। For example, relationship with parents, relationship किसके साथ? पेरेंट्स के साथ। तो पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशनशिप एक स्पेसिफिक चीज़ को लेकर नहीं है, इट्स नॉट स्पेसिफिक, वो डिफ्यूजनेस को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि बहुत वाइड है, इमोशनल है, हर एक एस्पेक्ट को कवर करता है। ठीक है।